आक्रोश का केबिन। कायनात अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाकर खड़ी थी और चिल्ला रही थी। आक्रोश अपनी आंखें छोटी करके बोला, ये लड़की कितना ड्रामा करती है। वह एकदम से कायनात के करीब जाकर उस बोतल को पूरी कायनात के सर पर उड़ेल देता है। जो बाकी बचा था वह सब पर कायनात के ऊपर गिरने लगता है तो कायनात और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आक्रोश अपनी आंखें छोटी करके बोला, कम ऑन लाओ, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट आइस वाटर, इसमें कोई एसिड नहीं है, फिर भी तुम कितना ड्रामा करती हो। कायनात चिल्लाकर बोली, क्या इसमें एसिड था। आक्रोश बस उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखता है। कायनात उसके हाथ में बोतल को देखती है जो स्टील की बोतल थी। कायनात उस स्टील की बोतल को देखकर बोली, ओ गॉड, मेरे दिमाग में एसिड का आइडिया तो आया ही नहीं था। मुझे तो लगा ठंडा लगा था पानी, इसलिए मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुझे कितनी ठंड लगती है तुम्हें पता भी है बेवकूफ। मुझे इतनी ठंड लगती है कि मैं अपने रूम का एसी भी नहीं ऑन करती कभी, और तुमने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह अपने दोनों हाथ आक्रोश ने की गर्दन पकड़ने के लिए उठती है, पर उससे पहले ही आक्रोश उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर से लगा देता है और उसके सीने को बिल्कुल अपने सीने से चिपका देता है। आक्रोश की नज़र कायनात के सीने पर जाती है, जो कि पानी की वजह से टी शर्ट पूरी तरह से कायनात के सीने पर चिपक गया था और उसकी पूरी क्लीवेज शो रही थी। कायनात ने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जो फिटिंग थी, जिस वजह से उसका अपर बॉडी कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग हो चुका था। कायनात आक्रोश की नज़र को अपने सीने पर महसूस करके उसे घूरते हुए बोली, बेशर्म, बदतमीज, बेहया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को इस तरह से देखते हुए? मन तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं। हाथ छोड़ो मेरे एक बार, तब तुम्हें पता चलेगा। आक्रोश कायनात की आंखों में देखकर एक बार अपनी आंखों का रंग बदलता है। उसकी आंखें हनी ब्राउन में से पूरी डार्क ब्लैक हो चुकी थी। उसके रंग बदलते ही कायनात एकदम शांत खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। आक्रोश ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था पहले की तरह। आक्रोश तिरछी मुस्कान के साथ कायनात को देखते हुए बोला, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, लाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने वश में कर लिया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे खेलने में बहुत मजा आता है। अब तुम्हें मुझे कोऑपरेट करना है, मैं जो करूं उसमें मेरा साथ देना है, ओके। कायनात भी अपना सर हाँ में हिला देती है। आक्रोश कायनात के गले पर किस करने लगता है और अपना हाथ उसके टी शर्ट के अंदर डालकर उसकी कमर को सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से उसके सीने को दबाने लगता है। ख्वाहिश कायनात का एक हाथ आक्रोश की पीठ पर था और दूसरा था आक्रोश की गर्दन पर था। वो पूरी तरह से आक्रोश में खोती ही जा रही थी और आक्रोश भी पूरी तरह से उसमें खोता जा रहा था। आक्रोश की कायनात के गले पर किस के साथ काट भी रहा था, जैसे कायनात की चीखें निकल रही थी, पर आक्रोश तो जैसे पूरी तरह से उसमें खो ही चुका था। उसे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने एक हाथ से कायनात की टी शर्ट को आगे की तरफ से थोड़ा खींच लेता है, जिससे टी शर्ट का नेक डीप होने की वजह से टी शर्ट काफी आगे तक आ गई थी और कायनात के डीप क्लीवेज शो होने लगे थे। आक्रोश कायनात की आंखों में देखते हुए एक डेविल स्माइल के साथ अपना चेहरा झुकाकर कायनात के गले से लीक करते हुए उसके सीने की तरह बढ़ने लगता है और उसकी क्लीवेज पर किसके साथ काटने भी लगता है। आक्रोश जैसे ही कायनात के सीने को अपने मुंह में लेने वाला था कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाना लगता है। डोर की आवाज सुनकर कायनात अपने होश में आती है और अपने सामने खड़े आक्रोश को देखती है, जो झुका हुआ था और उसका मुंह कायनात की चेस्ट पर था। वह जल्दी से आकर उसको खुद से दूर धक्का देती है और अपनी हालत देखती है। उसे आक्रोश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को ठीक करती है और अपनी नम आंखों से वह आक्रोश घूरते हुए बोली, एक तो तुम मेरे ऊपर एसिड डालकर मेरी खूबसूरती खराब करना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती इन सारी चीजों से? हाँ, माना मैं किसी चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, फिर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी किसी भी बदतमीजी बर्दाश्त कर लूंगी। तुमने ये सही नहीं किया। मेरे इतने करीब आने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। भले ही मैं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करती हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। कायनात की आंखों से कुछ बूंद आंसू गिर चुके थे। आक्रोश कायनात के आंसुओं को देखकर कस के अपनी मुट्ठी बांध लेता है, पर उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। कायनात उस बोतल को आक्रोश के मुंह पर मारते हुए बोली, इसी बोतल में एसिड भरकर तुम मेरे ऊपर फेंकना चाहते थे ना? नो नो लव, योर ब्यूटी इज ओनली माइन, आई वोंट रूइन इट। आक्रोश बिना किसी भाव के कायनात को अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला। कायनात गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है कि कोई जोर जोर से फिर से डोर खटखटाना लगता है। कायनात अपनी हालत देखती है, वो काफी मैसी लग रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, किसी से कहना मत कि मैं यहाँ हूँ। और इतना कहकर कायनात वॉशरूम में घुस जाती है और आक्रोश अभी भी उसे घूर रहा था। वो अपने मन में बोला, इस लड़की का हमेशा ऐसी हरकतें करना जरूरी, स्टूपिड। अगर यहाँ बोलता भी तो क्या फर्क पड़ने वाला था? वैसे भी तो मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था और ये बात सब लोग जानते भी है।
वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है एटीट्यूड के साथ और बस अपना हाथ हवा में उठाकर घूमता है, जिससे दरवाजे का नॉब घूम जाता है और डोर ओपन हो जाता है। सामने दिया खड़ी थी, वो अंदर आकर बोली, मे आई कम इन सर। आक्रोश अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, तुम ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो। दिया एक झूठी हंसी के साथ बोली, ओ सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। क्या कायनात यहाँ से जा चुकी है? नहीं, मैं यहाँ हूँ, चल निकल जल्दी से यहाँ से। कायनात वॉशरूम से निकल कर दिया के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर चली जाती है। आक्रोश अजीब नजरों से कायनात को देखते हुए बोला, स्टूपिड लव, मुझसे कहा कि किसी से कहना मत कि मैं यहाँ हूँ, और खुद मेरे कुछ कहने से पहले ही अपने दोस्त को जबरदस्ती लेकर चली गई। वो कायनात के बारे में सोचने लगता है और कुछ देर बाद किसी को कॉल करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अक्ष जो डरी हुई नजरों से अपने फोन में आ रहे कॉल के देख रहा था, जिसमें कॉलर का नाम भाई एंग्री बाइसेप्स और साथ में कुछ ऐसे इमोजीज डाले हुए थे। अक्ष हिम्मत करके कॉल उठाता है। सामने से आक्रोश चिल्ला कर बोला, मैंने कहा था ना कि मेरे एब्सेंस में तुम्हें कंपनी का ख्याल रखना है, ये ख्याल रखा है तुमने। तुम्हारी वजह से मेरी 4 सेक्रेटरीज जॉब छोड़कर भाग गई है और 2 को तुमने प्रेग्नेंट कर दिया। हैव यू लॉस्ट इट? तुम्हें पता भी है ये बात मार्केट में जाएगी तो कितनी बदनामी होगी। तुम कब बड़े होंगे अक्ष? मुझे तुम ऑफिस में चाहिए राइट नाउ। इतना कहकर आक्रोश कॉल काट देता है। अक्षय अपने दांत से अपने नाखून चबाते हुए बोला, भाई भी ना, इन्हें कौन समझाए कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसीलिए तो ऐसे सारी हरकतें करता हूँ, वरना थोड़ी किसी को प्रेग्नेंट कर देता, छोटा होता तो। वह कुछ सोचते हुए अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, अरे बाप रे, मुझे डैड की सेक्रेटरी से भी कहना होगा कि दवाई ले ले, वरना कहीं मैं एक 36 उम्र की औरत के बच्चे का बाप ना बन जाऊं, और कहीं डैड मुझे जान से मार के घर से बेदखल ना कर दे, कहीं उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से निकाल दिया तो। ये सब सोचते हुए वो जल्दी से फ्रेश होने भाग जाता है और रेडी होकर उसे होटल रूम से बाहर निकल जाता है। रात का वक्त, एक लड़की लगातार भाग रही थी, वो किसी को आवाज लगा रही थी। वो आसपास देखते हुए बोली, आक्रोश, आक्रोश, कहाँ हो तुम? ये अखरोट का बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, देखो मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से, अब आ जाओ ना। तभी उसे किसी के भागते हुए आने की आहट सुनाई देती है। वो उस तरफ देखती है तो एक भूरे रंग का बहुत ही बड़े कद का भेड़िया उसके सामने आकर खड़ा था। वो लड़की उस भेड़िए को देखकर बोली, हाय मेरी जान, कितने आकर्षित लगते हो तुम इस भेड़िए के रूप में, और तुम्हारी आंखें भी बुरी में से काली हो जाती है, बस जब इंसानी रूप में होते हो तो अच्छे नहीं लगते। वो लड़का एक गुर्राहट के साथ भेड़िए में से इंसान बन जाता है, जिसे देखकर उस लड़की की आंखें डर से बड़ी हो जाती है और वो पीछे की तरफ भागते हुए बोली, तुम